नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचारक और दार्शनिक के बारे में जो महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जाने जाते हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। माली जाति में जन्म लेने के कारण वो और उनका परिवार फुले के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि वे स्वयं ही एक निम्न जाति में जन्मे थे, इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था से संबंधित समाज में फैले अन्याय को अनुभव किया था। ज्योतिराव शुरू से ही एक प्रतिभाशाली बालक थे, लेकिन घर में आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। बाद में सन 1841 में उनका एडमिशन पूना के स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में हुआ, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 1848 में एक घटना ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ ज्योतिबा की खोज को तेज कर दिया। ज्योतिराव को अपने एक दोस्त की शादी में बुलाया गया था, जो कि उच्च जाति के ब्राह्मण परिवार से था। लेकिन समारोह में हुए उनके साथ अपमान की वजह से उनको गहरी ठेस पहुंची। अपने दुखों में भी उन्होंने समाज में फैले अन्याय के बारे में विचार किया और जाति व्यवस्था और सामाजिक प्रतिबंधों को चुनौती देने का मन बना लिया। धीरे धीरे मेरे मन में ये बात आ गई कि हमें आत्मसम्मान पाने के खातिर संघर्ष करना होगा। इस संघर्ष के लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। हमें हथियार उठाना पड़ेगा, लेकिन लाठी नहीं, तलवार नहीं, तोफ तमचा नहीं, बल्कि ज्ञान, विचार और सही शब्द। और ज्ञान, विचार और शब्द शिक्षा के बल पर ही मिल सकते हैं। क्या भट्ट पुरोहित हमें शिक्षा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वे अपने हाथों से ऐसा हथियार हमें नहीं सौंपेंगे। इसलिए हमें खुद अपने को शिक्षित करना पड़ेगा। मेरी पत्नी सावित्री मेरी पहली शिष्या है। अब वो तुम्हें पढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। हम इस तरह ज्ञान फैलाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही वो दौलत है जिसे आपस में बांटना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था हमेशा से ही चली आ रही थी। इस व्यवस्था में समाज 4 वर्णों में बांटा जाता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शुरुआत में समाज को व्यवस्थित करने के लिए मनुष्यों का वर्ण उनके अपने गुण या स्वभाव पर निर्भर करता था, जन्म पर नहीं। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति की जाति उसके जन्म से निर्धारित होने लगी। ऐसे में समाज में छुआछूत या अनटचेबिलिटी जैसे अमानवीय प्रथाओं के होने के कारण निम्न जातियों में जन्मे लोगों का जीवन और भी दुखों से भर गया। इन्हें ना तो सामाजिक स्थानों में प्रवेश दिया जाता था और ना ही उच्च जाति के लोग इनसे किसी भी तरह का मेल जोल रखते थे। ना तो कोई शिक्षा का अवसर और ना ही अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर दिया जाता था। इस तरह समाज के एक बड़े हिस्से को एक प्रकार का अपमानित जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसी समाज में फैले अन्याय के खिलाफ महात्मा फुले ने अपने स्पष्ट विचारों को रखा और जनसाधारण में चेतना का विस्तार करने का प्रयास किया। उन्होंने निम्न जातियों को अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ संगठित करने के लिए सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह समाज जाति प्रथा का विरोध करता एवं मूर्ति पूजा का घोर खंडन करता था। इनका मानना था कि तर्कपूर्ण या लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाए और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। मित्रों, आप सब लोग जानते ही है कि राजा राम मोहन राय के ब्राह्मण समाज और अपने यहाँ के प्रार्थना समाज, इन दोनों संस्थाओं को बहुत विद्वान लोगों ने जन्म दिया है। उनका ध्यान ऊंची जाति के सुधार पर लगा हुआ है। वहां 101 बातूनी सुधारवादी जमा हो गए हैं। वर्ण व्यवस्था का असली रूप समझने में, उसे खत्म करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें आसमान पर चढ़ा हुआ मानते हैं। तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी वाला मामला दिखाई पड़ता है, जैसे कि परस्पर प्रशंसा क्लब हो। तात्या साहब, जरा मुद्दा स्पष्ट करें। हाँ, जरूर जरूर। आप श्रीयुत महादेव गोविंद रानड़े को जानते होंगे। एक प्रसिद्ध सुधारवादी है। मेरे उनसे एक बार बातचीत हुई। राव साहब, मैं आपके दूसरे विवाह के सिलसिले में अभिनंदन करने आने वाला था, लेकिन मन नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र के सुधारवादियों के नेता है। अगर उद्दंडता माने तो क्षमा करे, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई
कि जब आपकी उम्र का पुरुष 11 साल के कन्या के साथ विवाह करता है तो सुधार का काम आगे कैसे बढ़ता है? राव साहब, आपका ये विवाह ना आपकी हैसियत से मेल खाता है, ना आपके सामाजिक विचारों से। जब आप ही जैसे सुधारक जो कहते हैं वही नहीं करते, तब आंदोलन 10 साल पिछड़ जाता है। मेरे विचारों में ये उचित नहीं है। मैंने ये आपको 2 साल पहले की घटना सुनाई। इससे मिलती जुलती घटना अभी हाल ही की है। एक श्रीयुत विष्णु शास्त्री पंडित को छोड़ दे तो इन ऊंची जात वाले सुधारवादियों में एक भी ऐसा नहीं है जिसकी कहनी और करनी एक समान हो। कहने का मतलब यह है कि ऊंची जात वालों का सुधार आंदोलन में शामिल होना किसी क्लब की गप्पा गोष्ठी में शामिल होने के बराबर है। लोग उनके तारीफ के पुल बांधेंगे, उन पर किताबें लिखेंगे, लेकिन समाज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। समाज को आगे ले जाने का काम शूद्रों और अतिशूद्रों को ही करना पड़ेगा, और इसी लक्ष्य से सत्य शोधक समाज की स्थापना की जा रही है। मित्रों, मेरी आपसे विनती है कि आप माने ईश्वर एक है और सारे मनुष्य उसके बच्चे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने और ईश्वर के बीच में किसी को बिचवाई न माने। हमें पंडों पुरोहितों की गरज नहीं है। वो जन्म, विवाह, मरण आदि के नाम पर हमें ठगते हैं। उन्हें हमेशा के लिए हटा दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब इतिहासकार कहेंगे कि सत्य शोधक समाज भारत की पहली संस्था थी जिन्होंने सही अर्थों में सुधार किए। उन्होंने कई अन्य प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से ब्राह्मणवाद के इतिहास का पता लगाया और समाज में शूद्रों और अतिशूद्रों का दमन करके अपनी सामाजिक श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों को छुआछूत जैसे शोषणकारी और अमानवीय कानूनों को बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य समाज को जातिगत भेदभाव से मुक्त कराना था और निचली जातियों के लोगों को ब्राह्मणों द्वारा लगाए गए कलंक से मुक्त करना था। ज्योतिराव के काम से समाज के कई रूढ़िवादी ब्राह्मण क्रोधित भी हुए। उन्होंने ज्योतिबा पर समाज के नियमों और रीति रिवाज को खत्म करने का आरोप लगाया। साथ ही कई लोगों ने उन पर ईसाई मिशनरियों की ओर से काम करने का भी आरोप लगाया, लेकिन ज्योतिराव ने अपने आंदोलन को जारी रखा और लगातार निम्न जातियों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते रहे। धर्म भ्रष्ट करने वालों का ऐसा ही होता है। तू हिम्मत रखो सावित्री, ये तो शुरुआत है। उनका समाज हम पर कीचड़ी उछाल सकता है और कर ही क्या सकता है। रुका सड़ा हुआ समाज, अपने हाथों पैदा किए दलदल में धंसा हुआ समाज है वो। जब हम कुनबी किसान शिक्षा पालेंगे तो कुल समाज को उलट कर रख देंगे हम, सारी कालिमा धो देंगे हम। सावित्री, तुमने जो काम शुरू किया है वो बहुत साहस का है। ये मामूली औरत की बूते की बात नहीं कि घर की दहलीज पार करके बाहर निकले और पढ़ाने का काम करे। तुम गर्व से माथा उठाकर चलो सावित्री, एक दिन साबित हो जाएगा कि हम ही सही थे। क्या बात है? वो पाठशाला से लौट रही थी, तब कुछ लड़कों ने उस पर कीचड़ और गोबर फेंका। तो क्या फूल बरसाते? ज्योति, मैंने तुम्हें 20 बार समझाया है कि धर्म कर्म का मामला है, तुम बेकार टांग मत अड़ाओ। शूद्रों को और औरतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, लेकिन तुम मानते ही नहीं। वो पाठशाला खोलकर तुमने पूना के हर ब्राह्मण को अपना दुश्मन बना लिया है। हर ब्राह्मण नहीं बाबा, कुछ समझदार ब्राह्मण हमारे साथ भी है। तुम्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा, वही मैंने गलती की। उन पादरी मास्टरों ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया है। उसी वक्त मैं अपने समाज के लोगों की बात मान लेता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। ज्योतिराव की महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के अभियान को उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का भरपूर समर्थन मिला। पितृसत्तात्मक समाज यानी पेट्रियार्कियल सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से दयनीय होती थी। कन्या भ्रूण हत्या यानी फीमेल इन्फेंटिसाइड और बाल विवाह जैसी कुप्रथा भी समाज में आम बात थी। उनकी इस दुर्दशा से पीड़ित होकर उन्होंने सन 1854 में इन असहाय बच्चियों के लिए अनाथालय की स्थापना की। 1863 में उन्होंने विडो रीमैरिज अर्थात विधवा पुनर्विवाह का भी अभियान चलाया। उच्च जाति की विधवाओं के लिए भी आश्रम खोला गया। महात्मा फुले के विचारों का मूल
उनके इस तर्क से समझा जा सकता है कि सभी स्त्री पुरुष जन्म से स्वतंत्र और समान होते हैं, इसलिए किसी को भी किसी अन्य व्यक्ति का दमन करने या उसका शोषण करने का अधिकार नहीं है। अतः उन्होंने पौराणिक कथाओं का खंडन किया और जो जाति व्यवस्था के नियमों को बनाए रखने का समर्थन करती हैं। महात्मा फुले ने एक ऐसी राजनीति की कल्पना की जहां दलितों का उत्थान किया जा सके और उनको दासता से मुक्ति दिलाकर एक गरिमामयी जीवन दिया जा सके। इसके लिए उन्होंने जनसाधारण की शिक्षा पर अधिक बल दिया। फुले के अनुसार निम्न जातियों की स्थिति में जो थोड़ा बहुत सुधार हुआ वह ब्रिटिश की देन था। ज्योतिबा फुले ने अपने पूरा जीवन ब्राह्मणों के शोषण से अछूतों की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। सन 1888 में ज्योतिबा फुले को हार्ट अटैक आया और उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया और अंततः 28 नवंबर 1890 को महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले का निधन हो गया। वे सामाजिक सुधारों के अनसुने विचारों के अग्रदूत थे। उन्होंने जागरूकता अभियान चलाया जिसने अंततः B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जैसे दिग्गजों को बाद में जाति भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया।